तो चलें हम लोग एक और नया पार्ट स्टार्ट करते हैं जो कि रिलेट करता है हमारा रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर्स। इसमें फर्स्ट स्टेप की हम लोगों की बातें हुई कि एक रिटायरिंग पार्टनर्स को क्या क्लेम कर सकता है और कौन से वो आइटम्स हैं कि जिनसे रिटायरिंग पार्टनर्स को आप डेबिट करते हो या उसके अकाउंट को डिडक्ट करते हो, उसकी जो भी अमाउंट बन रही है। तो ये सारी बातें हुई उस पार्ट पे। अब हमें ये देखना है कि अब आपने ये तो समझ लिया कि आखिर रिटायरिंग पार्टनर के साथ क्या क्या चीज़ें उसके अकाउंट में प्लस माइनस होनी है, लेकिन अब हमको सीखनी है इसकी जो सवाल का कंस्ट्रक्शन है या क्वेश्चंस को कैसे स्टार्ट किया जाएगा, हम कैसे उन चीज़ों को सही से कैलकुलेट कर पाएंगे। तो उसके लिए एक बहुत आसान सा तरीका है कि दीज सम स्टेप्स आर गिवन, on the basis of those steps you can very well solve the problem. So the topic is retirement of a partner. Retirement of a partner. तो हम लोगों का एग्जाम्पल क्या दिया गया था? हम लोगों का था कि एक ABC एंड कंपनी है और ABC के पार्टनर हैं, इसके पार्टनर्स हैं A, B और C। इनका जो प्रॉफिट रेशियो था वो था 5/10, 3/10 एंड 2/10। अब इसमें हम लोग इसको रिटायर कर रहे थे, C रिटायर करता है। तो आखिर क्या वो स्टेप्स हैं जिनसे हम इस क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व कर लेते हैं। और आपकी जो बेसिक बात थी वो हम लोगों की पूरी हुई। कौन सा हम लोगों का बेसिक डिस्कशन था कि जब कोई पार्टनर रिटायर होगा तब हम न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करेंगे और गेनिंग रेशियो कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पे हमें कुछ जो स्टेप्स हैं वो स्टेप्स हमको पूरे करने हैं टू कंप्लीट ए सम। तो स्टेप्स टू बी परफॉर्म्ड, आखिर हमें क्या स्टेप्स इसमें पूरे करने हैं और उन जिसके बेसिस पे हम अपना सवाल अच्छे से कर पाएँ। तो सबसे पहला स्टेप है दैट इज़ कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड, ध्यान देना, एंड गेनिंग रेशियो। यहाँ पे आप कौन सा रेशियो निकालते हैं? गेनिंग रेशियो। कि रिमेनिंग पार्टनर्स ने आखिर जो एक पार्टनर रिटायर हो रहा था उसके प्रॉफिट के हिस्से को इस 2/10 को A और B में कैसे डिस्ट्रीब्यूट हुआ, ये आपको निकालने के लिए न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड गेनिंग रेशियो। दूसरा आप क्या काम करते हो? दूसरा आप करते हैं ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। दूसरा स्टेप में क्या करना है? ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। अब इस बात को समझ लो, हो सकता है उसमें गुडविल वैल्यू करके बताई हो, और अगर गुडविल वैल्यू करके बताई है तो बड़ा अच्छा, आप रिटायरिंग पार्टनर का हिस्सा निकालोगे और गेनिंग के रेशियो में A और B उसको बियर करेंगे तो A और B डेबिट हो जाएंगे और C जो तुम्हारा रिटायरिंग पार्टनर है ये क्रेडिट हो जाएगा। लेकिन अगर वैल्यू ऑफ गुडविल इज़ नॉट गिवन and the informations related to that how the amount of goodwill is to be calculated is given, तो आपको गुडविल वैल्यू करने के लिए उसकी जो कैलकुलेशंस हैं उनको आप पहले पूरा करोगे, गुडविल निकालोगे और उसके बाद फिर ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल करोगे। जो भी इसमें आप डेबिट क्रेडिट करेंगे वो अकाउंटिंग का पार्ट बाद में आएगा, तो आपको पहले गुडविल कैलकुलेट करनी होगी। तो ये था नंबर 2 पॉइंट। अब नंबर 3 पॉइंट पे दिया है कि रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज़। रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज़, इसका रिवैल्यूएशन बिल्कुल एज इट इज़ रहता है जैसा कि आप लोगों ने एडमिशन के केस में सीखा है। तो हम इसको अलग से आपको ये स्टेप्स बिल्कुल नहीं बताएंगे और जब सवाल एक कंप्लीट सॉल्व करेंगे तो सीधे डायरेक्टली हम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हुए आपको दिखाएंगे, क्योंकि उस पार्ट पे आप देख चुके हैं कि एसेट्स और लायबिलिटीज़ का जो रिवैल्यूएशन होता है, लायबिलिटीज़ का रीअसेसमेंट होता है,
तो ये प्रॉफिट लॉस बेसिस पे बनता है। और हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या है, इट इज़ नॉमिनल अकाउंट, और इसका जो रिजल्ट होता है वो या तो प्रॉफिट होता है या लॉस होता है। और चूंकि यहाँ पे एक एग्जिस्टिंग पार्टनर रिटायर हो रहा है तो ही इज़ आल्सो इंटाइटल्ड टू गेट आइदर प्रॉफिट्स और लॉसेस। तो ये चीज़ें, इसको सी को पहुंचाने के लिए हम रिवैल्यू करते हैं एसेट्स और लायबिलिटीज़ को। ये स्टेप आपने कर लिया। इसके बाद अगर रिवैल्यूएशन आप बना ही रहे हैं, इसी के साथ में रिकॉर्डिंग ऑफ अनरिकॉर्डेड एसेट्स एंड लायबिलिटीज़, रिकॉर्डिंग ऑफ अनरिकॉर्डेड एसेट्स एंड लायबिलिटीज़, ये इसी के साथ में ही आप करोगे, क्योंकि ये भी रिवैल्यूएशन का ही हिस्सा होता है। रिवैल्यूएशन में जो एसेट्स लायबिलिटीज़ को हमने अब तक रिकॉर्ड नहीं किया उनको आप रिकॉर्ड करोगे, क्योंकि तभी तो सही से होगी बात। तो ये थर्ड हुआ। देन फोर्थ, अब फोर्थ पॉइंट क्या कहता है? फोर्थ पॉइंट कहता है कि भाई जो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और लॉसेस हैं इनका भी तो डिस्ट्रीब्यूशन करिए। सो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ accumulated profits and losses। जो हमारे accumulated profit losses हैं इसकी बात अभी पहले हो चुकी है कि जो भी हमारा accumulated है, accumulated profit या loss शो करता है कि these are the profits or losses of previous period, those were not distributed among partners, that's why at the time of retirement these profits or losses are to be distributed among them। तो आपको वो पार्ट फुलफिल करना है। नेक्स्ट देखो, इसके करने के बाद फिर आप देखेंगे कि जब वो रिटायर हुआ है तो अगर मिड ऑफ ईयर में रिटायर हुआ है तो उस डेट तक क्या प्रॉफिट और लॉसेज हैं, है ना। तो वो अगर ऐसा कुछ होता है तो फिफ्थ पॉइंट आप देख लें, इफ़ ही रिटायर्स इन द मिड ऑफ ईयर। अब ध्यान रखना आप लोग, क्योंकि अगर वो मिड ऑफ ईयर में नहीं बल्कि ईयर एंड पे रिटायर होता है, फर्स्ट डे ऑफ अकाउंटिंग ईयर रिटायर होता है, तो आपको ये फिफ्थ स्टेप बिल्कुल नहीं करना है। ये केवल उस केस में होता है इफ़ ही रिटायर्स इन द मिड ऑफ ईयर, और उस बीच में जो ड्यूरेशन है उसका प्रॉफिट या लॉस का आपको कैलकुलेशन करना होता है, इसलिए ये स्टेप दे रखा है। नेक्स्ट देखो कि अब एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल की बात तो ख़त्म हो गई, क्योंकि अभी इस टॉपिक को आपको बिल्कुल नहीं बताएंगे, क्योंकि इस साल के बच्चों के लिए एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल नहीं है। तो नेक्स्ट फिर सीधे से आ जाता है यहाँ पे सेटलमेंट ऑफ द अकाउंट ऑफ रिटायरिंग पार्टनर्स, सेटलमेंट ऑफ रिटायरिंग पार्टनर। अब यहाँ पे बात करिए सेटलमेंट ऑफ रिटायरिंग पार्टनर। आपके यहाँ पे केवल दो चीज़ें हो सकती हैं, ईदर यू आर मेकिंग फुल सेटलमेंट और यू आर नॉट मेकिंग फुल और पार्ट अमाउंट। सो इन दिस केस whatever amount you are going to pay to the partner at the time of his her retirement, तो वो आप क्या करते हैं, रिटायरिंग पार्टनर के कैपिटल में इधर टू बैंक करके दिखा देते हो कि भाई इतना हमने दे दिया, पूरा दे दिया है तो सेटल्ड, नहीं पूरा दिया तो जितना पार्ट बचता है वो केवल आपको केवल पार्टनर्स के लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र करके छोड़ दोगे। आपको इस साल कोई भी लोन अकाउंट पार्टनर का नहीं बनाना है, ध्यान रखना, क्योंकि नेक्स्ट ईयर के बच्चों को अच्छी जो सिचुएशंस होंगी और हम समझते हैं कि बिल्कुल बहुत बढ़िया हो जाएगा, तो तब बच्चों के लिए हमें ये दूसरा वीडियो बनाना पड़ेगा या इसमें हमको एडिशन करना पड़ेगा, क्योंकि इस साल जो आपके बोर्ड के सिलेबस में जिस पार्ट का डिडक्शन हुआ है तो उसमें जो लोन अकाउंट है उसकी बात नहीं की गई है कि इसमें लोन अकाउंट नहीं बनाना है बच्चों को। तो सिंपल आप अमाउंट ट्रांसफ़र करके छोड़ दोगे, लोन अकाउंट नहीं बनाओगे। तो यहाँ पे केवल हमने लिखा है सेटलमेंट ऑफ रिटायरिंग पार्टनर्स अकाउंट। तो जब रिटायरिंग पार्टनर का अकाउंट अपने सेटलमेंट किया तो उसके बेसिस पे अब हम आगे की बैलेंस शीट बनाएंगे। तो इसमें सेटलमेंट ऑफ रिटायरिंग पार्टनर एंड कैपिटल अकाउंट्स ऑफ पार्टनर्स एंड कैपिटल अकाउंट्स ऑफ पार्टनर्स। क्योंकि आप ध्यान दें कि जो भी कुछ किया, गुडविल का ट्रीटमेंट किया,
रिवैल्यूएशन एसेट लाइबिलिटीज़ के प्रॉफिट लॉसेस पहुंचाए गए, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और लॉसेस का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ। ये तो इस एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट के लिए तो भाई सारे पार्टनर इंटाइटल्ड थे, कोई रिटायरिंग ही अकेला थोड़ी इंटाइटल्ड था। और फिर रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़, जो आपने रिवैल्यूएशन अकाउंट ये ऊपर ही बना रखा है। फिर आखिर इन सब चीज़ों को पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में पहुंचाना होता है, तभी तो आप देखेंगे कि आज की डेट में पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट का बैलेंस क्या है, और उन बैलेंसेस को बैलेंस शीट में ले जाओगे। तो इसके बाद 6th के बाद फिर आपको 7th पॉइंट पे ध्यान रखना है कैश बैलेंस। ये केवल आपको ध्यान रखने के लिए हम ये पॉइंट लिख रहे हैं कि कैश बैलेंस क्यों, क्योंकि आपने रिटायरिंग पार्टनर को अगर कैश दी तो फर्म में कैश कम हो गई ना। तो ये ध्यान रखना है कि आखिर अब जो आपको बैलेंस शीट में कैश दिखानी है वो उतनी अमाउंट से कम कर देनी है। तो ध्यान से चलिए, ये कैश बैलेंस पे आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट एंड फाइनल, दिस इज़ न्यू बैलेंस शीट, यानी बैलेंस शीट आफ्टर दी रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर। तो इस तरीके से ये पूरा सवाल आपका कंप्लीट हो जाता है। तो ध्यान दो फिर से, इस केस में आपको स्टेप्स क्या फॉलो करने हैं। नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड गेनिंग रेशियो। सेकेंड वन इज़ ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, गुडविल में भी वैल्यूड एंड अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ दी अमाउंट ऑफ गुडविल, ये आप करोगे। नेक्स्ट, रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ करोगे, तो इसके लिए क्या बनाओगे, प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट। नेक्स्ट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेज आपको करना है, ये कहाँ ले जाओगे, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में। फिर इफ़ ही रिटायर्स इन द मिड ऑफ ईयर, तो आपको उस ड्यूरेशन का, उस गैप का प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट करना होता है, और उस अमाउंट को फिर पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट या डेबिट करना होता है। तो ये पार्ट आपको करना है। फिर आपको पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट बना देने हैं। इसके बाद फिर आपको ध्यान रखना है कैश की अमाउंट का, क्योंकि कैश चेंज हो सकती है बिकॉज ऑफ मेकिंग पेमेंट टू रिटायरिंग पार्टनर। तो आपको ध्यान रखना है, ऐसा नहीं कि सीधे ऊपर की बैलेंस शीट की फिगर आपने छाप दी तो आपका गलत हो जाएगा। उसमें ये भी तो ध्यान रखो कि भाई आपने रिटायरिंग पार्टनर को कुछ पे किया है, सो विद दैट अमाउंट योर कैश बैलेंस वुड डिक्रीज्ड। तो ये आप ध्यान रखते हुए इस बैलेंस को फिर कहाँ ले जाओगे, बैलेंस शीट में। तो इस तरीके से बैलेंस शीट हमारी नई बैलेंस शीट कंस्ट्रक्ट हो जाएगी। तो नई बैलेंस शीट की कैसे आप दर्शन करोगे, ए और बी की कैपिटल के न्यू बैलेंस आएंगे वो लिखोगे। सी का अगर पेमेंट कर दिया है तो सी का कंप्लीट हो गया, अदरवाइज़ जो बचता है वो केवल सीज लोन करके बैलेंस शीट में लाइबिलिटीज़ में आ जाएगा। कोई लोन अकाउंट आपको अलग से नहीं बनाना है, जो कि इस बार से चेंज हुआ। एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ का आपने रिवैल्यूएशन किया है, सो एट रिवैल्यूड फिगर liabilities and assets are to be shown in this account also, in the balance sheet also. Next, the amount of cash balance. अब आप कैश पे ध्यान दोगे कि ओपनिंग बैलेंस शीट में हमारा कैश क्या था, उस कैश से रिटायरिंग पार्टनर को अगर आपने कुछ पे किया है वो रिड्यूस हो जाएगा, फिर जो बचा वो हमारी बैलेंस शीट में। तो इस तरीके से आप ये इसको अच्छे से कंप्लीट कर लेते हो। और एक बात थोड़ी सी रह जाती है कि अगर आपने एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स और लॉसेस का डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया है तो न्यू बैलेंस शीट में, ध्यान रखना बच्चे इसको भी छाप देते हैं, न्यू बैलेंस शीट में आप इस एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और लॉसेस के बैलेंसेस को नहीं लिखोगे, क्योंकि हमारे पास जो जनरल रिजर्व था या रिज़र्व फंड था, इसको जब हम पार्टनर्स के बीच में बांट चुके हैं तब तो कुछ नहीं बचेगा ना हमारे पास। तो इन चीज़ों को ध्यान रखते हुए बस आप फटाफट कर लेंगे। अगर आपने एडमिशन मन से कर लिया है तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी रिटायरमेंट वाले टॉपिक को करने की। तो बस इसको आप भी बहुत अच्छे से करिए। नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट क्लास में फिर हम लोग चालू करेंगे इसके आगे इसकी प्रैक्टिस, बिल्कुल स्टेप बाइज, कि कौन कौन सी चीज़ें कैसे सम्स होते हैं, उनकी प्रैक्टिस कैसे करोगे और आप कैसे इसमें आगे बढ़ोगे। सो वेलकम, थैंक यू। और फिर अगर ये बढ़िया लगता है, आपको समझ में आता है, तो इसको लाइक करिए। थैंक यू।